तो मौसम बदलता रहता है, लेकिन एक मौसम है जो यहाँ लगातार परमानेंट रहता है, वो है चुनाव का मौसम। और जब तब आता रहता है, थोड़ा अंतराल होता है फिर आ जाता है। और जैसे ही चुनाव का मौसम आता है तो झमाझम बारिश शुरू हो जाती है, दंगों की, हिंसा की। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने वाला है, उपचुनाव आ गया है, तो फिर दंगे कैसे न हो। और उसमें भी जब होड़ लगी हो उत्तराधिकारी बनने की, और खास करके भारतीय जनता पार्टी में इस समय होड़ लगी हुई है कि मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जब से ये हुआ कि 75 साल के बाद उनको रिटायर होना है, तो असम के मुख्यमंत्री भी हैं हेमंत बिश्व शर्मा, वो भी उत्तराधिकारी बनने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी लाइन में सबसे दावेदार अपने आप को मानते हैं हमारे योगी जी, तो उनका उत्तराधिकारी कैसे बनेगा। तो सबको मालूम है कि मोदी जी किस तरीके से आए हैं राजनीति, गुजरात का दंगा करा करके आए हैं। और शायद फिलहाल उस निर्णायक मोड़ पर हमारा उत्तर प्रदेश भी खड़ा है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने योगी जी भी शायद उसी अभियान में लगे हुए हैं। और उसका ताजा उदाहरण है अभी परसों जो हुआ है, बहराइच, बहराइच का दंगा। एक जमाना हुआ करता था बहराइच में, बहराइच हमारे बॉर्डर का इलाका है उत्तर प्रदेश का, नेपाल के उसको पहाड़ियों से, जंगल से भेड़िए आ जाया करते थे अक्सर। और जब भेड़िए आते थे तो पूरा का पूरा बहराइच, पूरा पूरा गांव एकजुट होकर के और मशाल लेकर के, लाठी डंडे लेकर के उससे मुकाबला करने के लिए जुट जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब एकदम उल्टा हो रहा है। लोग झंडा लेकर के जुटते हैं, डंडा लेकर के जुटते हैं, तलवार लेकर के जुटते हैं, डीजे लेकर के जुटते हैं। और जुटते क्या है साहब, तो किस तरीके से एक समुदाय विशेष को आतंकित किया जाए या उनको उकसाया जाए, और उसके बाद उनके साथ बलवा किया जाए, दंगा किया जाए, हिंसा किया जाए। और सबसे दुखद बात यह है कि ये पुलिस संरक्षण में होता है, और यही स्थिति वहां भी हुई है। पुलिस संरक्षण में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की ये जुलूस निकल रहा था। हमेशा ये होता है कि वो रास्ते तय होते हैं, किस रास्ते जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन सा गाना बजाएंगे। लेकिन ये लोग तो जबरदस्ती जाना है, किसी एक रास्ते विशेष से जाना है, और जाना ही नहीं है, वो चढ़ करके दूसरे समुदाय के मकान पे चढ़ जाना, उसके झंडे हटा देना, अपना झंडा गाड़ देना, उत्तेजक नारे लगाना, ये जिंदाबाद, ये मुर्दाबाद का नारे लगा, और वही हुआ। और उसके बाद जाहिर सी बात है भीड़ भड़क गई, इनमें हिंसा हुआ, गाली गलौज हुआ, मारपीट हुआ। और उसमें एक नौजवान की, 22 साल का नौजवान है, अभी उसकी शादी होकर के आया है, राम गोपाल मिश्र, उसकी जान चली गई। अब ये हो रहा है कि राम गोपाल मिश्र को मार दिया गया, लेकिन क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, वो स्थितियां परिस्थितियां क्या थी, और उन स्थितियों के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है। आप रोजगार तो देंगे नहीं, आप एक डीजे बजवा करके और उसके बाद दंगा करवाएंगे, हिंसा करवा, लेकिन मारा जाता है उसमें आम आदमी, आम नौजवान। और उसी संदर्भ में आज हम चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हुए हैं। और यह स्थिति यही नहीं है, यह स्थिति बम्बई में भी चल रही है, स्थिति पूरे देश के पैमाने पर चल रही है। बम्बई में अभी जिस तरीके से हुआ है, सत्तारूढ़ दल के एक नेता को, जिसको फिल्म इंडस्ट्री से भी, राजनीति से भी, बिजनेस से भी इतना बड़ा संरक्षण प्राप्त था, और गुजरात संचालित जेल से एक आदमी बैठ करके इस समय उसकी हत्या करवा दिया। उसका पर्पज क्या है, उसका पर्पज है देश के पैमाने पर वसूली करना। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बैठा हुआ है। गुजरात की जेल में बैठ करके आदमी कैसे कर ले रहा है, क्या कर रहा है पूरा, आखिर उसको किसी का तो संरक्षण होगा, वो क्या चीज है। इन सारे स्थित परिस्थितियों में कि अपराध जगत में, अपराध जगत को किस तरीके से, कहां से श्रेय मिलता है, कहां से हिंसे भड़काए जाते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल अभी है। अभी कुछ लोग और जुड़ेंगे, कुछ लोग बहराइच से भी जुड़ने वाले थे, लेकिन बहराइच में कल से नेट बंद हो गया है। कल शाम को थोड़ी देर के लिए खुला था, ये उम्मीद थी कि आज भी खुल जाएगा, लेकिन आज भी अभी वहाँ नेट बंद है, और वहाँ से हमारे साथी संभवतः नहीं जुड़ पाए। आइए, योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, जो है कि वो जो उनको प्रधानमंत्री को सीख देने की जरूरत नहीं है राजधर्म की, और उन्होंने राजधर्म का बहुत बेहतरीन तरीके से पालन किया। और आज जो सूचना आ रही है कि पूरी की पूरी बस्ती खाली कराई जा रही है,
वहां भयंकर आगजनी हुई है, वही नहीं हुई है, अगल बगल के 30-40 गांवों में पूरा हिंसाग्रस्त हो गया है और हर जगह चुन चुन करके झोपड़ियां जलाई जा रही हैं, बस्तियां जलाई जा रही हैं और पुलिस के संरक्षण में वहां के लोगों को निकाल करके दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। मतलब अपने ही घर में, अपने ही जिले में, अपने ही स्थान से हमें उखाड़ करके और जो सो ये रिफ्यूजी बना दिया जा रहा है, हमारे लिए शरणार्थी कैंप बना करके बाहर, ताकि इकट्ठा होकर के, और ये होगा कि हमने बहुत शांति व्यवस्था कायम कर दी, ये तो बहुत आतंकी लोग थे और इनको तो लोग मार डालते। तो ऐसी स्थिति में इस बहराइच की हिंसा को आप किस तरीके से देखते हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मजाहिर राणा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, और मैं तमाम पैनल के साथियों का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। जो भी साथी हैं वो सोशल मीडिया पर जो बातें आई हैं उनको लेकर के अपनी बातें करेंगे, लेकिन मैं ऑन द स्पॉट गया था कल, अपने 2 साथियों को लेकर के मैं बहराइच गया था। और बहराइच मैंने जो ये 5-6 गांव हैं, इन गांव में भी मैंने जाने का काम किया और वहां पर जो नंगा नाच हुआ उसको भी देखने का काम किया। और मैंने वहां पर सर्व समाज के लोगों से बात की, जिनकी दुकान लूटी उनसे भी बात की, जिनकी दुकान फूटी उनसे भी बात की। और इत्तेफाक की बात यह है कि दुकान लूटने और फूकने का जो दंगाइयों ने किया वो एक तरफा अल्पसंख्यकों के साथ करने का काम किया। मूर्ति लेकर के लोग जा रहे थे और बहराइच के आला अफसर उसके आगे गए थे, पीछे फोर्स थी, बीच में वो भीड़ थी और भीड़ में लोग जो है पटाखे भी छोड़ रहे थे और अपनी पिस्तौल से और अपने अवैध हथियारों से फायर भी कर रहे थे। इसी बीच में जब वो गांव के बीच में जाते थे तो गांव के बीच के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के सांप्रदायिकता भरे जहर भरे नारे लगा रहे थे, तो दूसरे समुदाय के लोग दुबक करके अपने घरों के अंदर चले गए। ये गोपाल नाम का लड़का बड़ा उत्साहित मन में जाकर के ऊपर इन्होंने जो झंडा नोचने का काम किया, सत्यता ये है कि उसी भीड़ में से जो उसको झंडा गिराने की खुशी में जो फायरिंग की गई, उसी फायरिंग से ही गोपाल मिश्रा नाम के लड़के के लगी और वो वहां पर शहीद हो गया, वहां पर मारा गया। उसके बाद प्रशासन तब तो हरकत में नहीं आया, प्रशासन की देख रेख में पूरी तरीके से लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। मैं यहाँ पर जो दुकान थी, एक सादाम नाम के व्यक्ति से बात हुई। सादाम का कहना है कि 11 बजे तक मेरी दुकान सुरक्षित थी, मेरी दुकान पर कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद मेरी दुकान जला दी गई और अब तमाम अधिकारी वहां पर देखते रहे, बिल्कुल खामोशी के साथ बने रहे। और वो दंगई जो एक धार्मिक पर्व को के बीच में थे, और धार्मिक पर्व एक बहुत शांति के साथ चलना चाहिए था, और जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की देख रेख में वो एक समुदाय विशेष मुसलमानों के खिलाफ घरना भरे नारे लगाते जा रहे थे, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने उनको रोकने की जहमत नहीं की। क्या उनके रोक करके उनके ऊपर कोई सख्ती करता और उनको ये मना करने का काम करता कि आप इस तरीके के नारे नहीं लगाएंगे, जबकि आला अफसर और फोर्स के साथ साथ सब काम हो रहा था। एक सैलून को जलाया गया और उस सैलून में भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ, और उस सैलून के सामने पूरी फोर्स भी थी और आला अधिकारी भी थे जो गुंडे मूर्ति विसर्जन के नाम पर गुंडागर्दी करते हुए चल रहे थे, लोगों के घरों में घुस रहे थे, मोटरसाइकिलें जला रहे थे, मोटरसाइकिलें तोड़ रहे थे, चारपाई तोड़ रहे थे, लोगों के साथ धक्का मुक्की करने का काम कर रहे थे, और नारे जो लगा रहे हैं वो वीडियो सब आपके सामने है, उससे कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपको पता है कि हमारे यहाँ बाई इलेक्शन होने जा रहा है और 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उनसे अनुसांगिक संगठन इस बात को समझ चुके हैं कि अगर इन परिस्थितियों में चुनाव हो जाता है तो इन चुनावों को तुम 10 की 10 सीटों के हारोगे। इसलिए वो पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता के आग में झोंक करके फिर अपने उस सेल को सक्रिय करना चाहते हैं
जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट डलवा सके। और उसके बाद मूर्ति विसर्जन, जब मूर्ति खंडित हो गई तो किसी भी आप शंकराचार्य से पता करिए कि जो खंडित मूर्ति होती है उसका धार्मिक तरीके से विसर्जन नहीं होता। जब मूर्ति खंडित हो गई और विसर्जन करेगा कि कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है, जो दंगा मस्ती वहां पर चल रही थी उसको प्रशासनिक अधिकारी अपने सामने निस्सहाय होकर के कर रहे थे। जो बुलडोजर बाबा ने जो निर्देश दिए थे उसी निर्देश के हिसाब से ही बहराइच के तमाम अधिकारी उन फोर्सों को गाइड कर रहे थे। मैंने बहुत से तमाम लोगों से बात करने का काम किया, उसमें हिंदू लोग भी हैं, मुसलमान लोग भी हैं, दीगर तमाम समाज के लोग हैं। लोकल लोगों का यह कहना था कि ये जो मूर्ति विसर्जन के नाम पर नंगा नाच हुआ है और जो प्रशासन कह रहा है कि हमने मुस्लिम लोगों की छतों पर से ईंटें और पत्थर उठाने का काम किया, वो भी पूरी तरीके से झूठ है। ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि किसी की छत से कोई पत्थर मिला हो, रोड़ा मिला हो या कहीं पर कोई ढेला मिला हो, कहीं पर। यादव जी, एक है ना कि जब माझी ही नाव डूबे उसे कौन बचाए। तो अगर प्रशासन के ही संरक्षण में आगे आगे अधिकारी लोग चल रहे हो, पीछे पीछे फोर्स चल रही हो और बीच में अपना मूर्ति लेकर के हुड़दंगी लोग चल रहे हो, उसका जुलूस लेकर चल रहे हो, और ऐसी हालत में इस तरह की घटना, एक लड़का अपना लपक के चढ़ जाता है छत पर और वहां से उसका झंडा उखाड़ करके अपना झंडा फहराता है भगवा, तो ये तो सब के सब उत्तेजित करने वाली बात है। और अभी अभी राणा साहब बता रहे थे कि उन्हीं में से उत्साह में लोग गोलियां भी चला रहे थे। आप जुलूस लेकर चल रहे हो मूर्ति विसर्जन का, तो उसमें गोली चलाने का कौन सा मतलब है? लाठी डंडा और जो हथियार लेकर के आपको चलने की क्या जरूरत है? तो इन सारी परिस्थितियों में ये जो बहराइच का दंगा जो फिलहाल दिखाई पड़ रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या जोगी जी ये एक गुजरात की पुनरावृत्ति करना चाह रहे हैं ये मोदी जी का स्थानापन्न बनने के लिए? सही सब इस्तेमाल किया है। ये गुजरात मॉडल ही है। ये गुजरात मॉडल को इंप्लीमेंट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी तक सिर्फ बुलडोजर का था, वो ये था कि अपने आप को ये दिखाना कि हमारे समय पे दंगे नहीं हुए, हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो कानून व्यवस्था का जो आप देख रहे हैं, जो कानून व्यवस्था का एक फाल्स नैरेटिव बनाया गया, उसके बावजूद जो कुछ भी लोकसभा चुनाव में हुआ है, वो पीडीए का डर जिसने इनको हिला के रख दिया है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका काट क्या है, और क्योंकि प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते दलित को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, तो फिर काट हो भी नहीं सकता। तो काट तो पहले बनाया था इन्होंने कि सपा में नहीं मिला आपको, बसपा में नहीं मिला, कांग्रेस में नहीं मिला, वो हम आपको देंगे। जो हक आपको नहीं मिला है, जो प्रतिनिधित्व आपको नहीं मिला है, वो हमारे यहां मिलेगा। ये सब एक एक पार्टी, एक एक जाति की पार्टियां हैं, ये सब एक एक उसको बढ़ाती हैं। तो गया पिछड़ा, अल्पसंख्यक तो नहीं, लेकिन पिछड़ा और दलित तो थोक में मिला, उन्होंने ही सरकार बनाई थी। अब जब पीडीए यहां संगठित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जब वो देख रहा है कि पिछले 10 साल में कुछ नहीं मिला है सेंटर से और 7.5 साल में यूपी से, तो उसने जो प्रतिक्रिया दी है लोकसभा चुनाव में, अब इनकी ये समझ में नहीं आया कि करना क्या है। तो करने का मतलब ठीक उल्टा हो गया है इस समय। कभी ये 80-20 का नारा दे रहे थे, तो वो 80-20 का नारा ठीक इनके उल्टे हो गया है। अभी जो पीडीए है वो 80 हो गया। ये जो 80-20 दे रहे थे वो हिंदू मुसलमान के नाम पे दे रहे थे, और पीडीए ने कर दिया है कि भाई जो 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 पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, और कुल मिला के ये है कि चाहे वो सवर्ण हैं लेकिन पीड़ित हैं, तो जो पीड़ित वर्ग है वो कम से कम 80%, क्या वो तो 90% के ऊपर है। जिसका सोशलिस्ट हमेशा जिसका नारा देते रहे, नेताजी जिस जो नारे को देते थे कि 95 बनाम 5 सैकड़ा की लड़ाई है ये,
तो वो तो 95% हो जाता है। अब उस 90-95% का मुकाबला किस तरह से करें, तो इनको एक ही चीज समझ में आती है कि फिर वही 80-20 वाला हम इतनी तेजी से करें, उसको इस तरह से फैलाएं कि वो काम कर सके। और वो आपने सुना उसका जो आप बीज मंत्र तो योगी जी ने ही दिया था, बटोगे तो कटोगे। और उसी बीज मंत्र पे आप देखते हैं कि उस पर आप उसकी जो ध्वनि है, आप प्रधानमंत्री के भाषण में देखिए, वो भी बटने की बात कर रहे हैं। और मोहन भागवत के दशहरा के भाषण को सुनिए, वो भी बटने की बात कर रहे हैं। तो बांटने से किसको रोक रहे हो भाई? बांट तो आप ही रहे हैं। बांट कौन रहा है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में तो आप ही बांट रहे हैं। तो कुल मिला के ये है, हिंदू मुसलमान करना है उनको। और दूसरी एक बात यह है कि जो मजबूरी है, वो मजबूरी यह है कि परफॉर्मेंस के नाम पर जीरो है। और मैं नहीं समझता कि ये उत्तर प्रदेश का कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, ये आरएसएस का देशव्यापी प्रोजेक्ट है। आप पूरे देश में इसको देखेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या में 2 लोगों का नाम आता है और वो बहराइच से हैं। बहराइच में वहां से पूछताछ की जाती है 2 लोगों से। मैं नहीं कह रहा वो थे नहीं थे, वो सवाल नहीं है, लेकिन उसमें जो नाम आया है वो 2 लोगों का नाम आया है वहां से। अब वो जो 2 लोगों के नाम बहराइच से आए हैं और बहराइच में फिर ये हत्या हो रही है, ये मतलब ये दंगा हो रहा है जिस तरह से, तो क्या माना जा सकता है? क्या कोई कारण है नहीं माना जाए कि मतलब ये कोई व्यापक पैमाने पर एक तैयार किया हुआ इस तरह का मतलब है पूरी तरीके से? और दूसरा, जिस तरह पुलिस काम कर रही है, वो पुलिस काम करते हुए भी दिखाई दे रही है कि उनकी जो निष्क्रियता है वो पूरी तरह सक्रिय है। ये सक्रिय निष्क्रियता है। कोई निष्क्रियता ऐसी नहीं है कि कोई अनजाने में है, बेखबर है चीजों से इसलिए है ऐसा। पुलिस के सामने जो कुछ हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि एक ये प्लान्ड वे में किया गया काम है और ये पूरी तरीके से इसको हिंदुस्तान के लेवल पर करने की कोशिश करेंगे। ये महाराष्ट्र के चुनाव तक का भी एक इशू है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव का भी इशू है। इनके पास पीडीए की कोई दूसरी काट नहीं है, तो वो 80-20 करने के लिए इनको ये 80-20 करना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि एक तीर से कई निशाने कर रहे हैं? अभी कल शपथ ग्रहण होना है कश्मीर में। अभी ये हरियाणा का मामला जैसे चल रहा है कि इन्होंने धांधली से जीता है और खास करके 20 सीटें तो सामने सीधे सीधे दिखाई पड़ रही है कि इन्होंने जबरदस्ती उसको जितवाया गया है। और आने वाले दिनों का यह चुनाव भी है, तो ये क्या ऐसा नहीं कि एक तीर से कई निशाने लोग कर रहे हैं? और अभी जो वो बम्बई की हत्या हुई है वहां पर भी दोनों हत्यारे अपना बहराइच से, तो ये क्या बहराइच को ये लोग ये गुजरात बनाना चाह रहे हैं क्या? सुनील, देखिए, मुझे लगता है कि बहराइच का जो पूरा का पूरा एक कांड हुआ, वो सीधा सीधा एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है, क्योंकि इन्हें ये तो मालूम ही रहता है कि चुनाव की तारीख कब डिक्लेयर हो रही है। आपको मालूम है कि वो विश्व शर्मा जो है, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने तो बोल ही दिया था कि चुनाव जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा इन तारीखों के अंदर। तो डिक्लेयर हो गया, तो भाजपा को तो मालूम रहता है कि जब चुनाव होने वाला है, अब जब चुनाव होने वाला है और उसके पहले पोलराइजेशन की बात करनी है, तो अब आप किसी के घर में घुस जाएं या किसी के पूजा स्थल में घुस जाएं और अपना झंडा आप लगाने का काम आप कर दें, तो फिर ये है ना कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत आप एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा करने का काम कर रहे हैं। और ये इनका एक पूरा किस्म का पैटर्न है, ये इनका सक्सेसफुल पैटर्न है। जो कुछ भी इन्होंने किया गुजरात के अंदर किया, उसके बाद में दिल्ली के अंदर सरकार बन गई, उसके बाद में रिपीट करते रहते हैं ये, उसका इनको लाभ होता है। इसीलिए जब तक इन्हें लाभ होता रहेगा तब तक ये करते और करवाते रहेंगे। जिस दिन नुकसान होना शुरू हो जाएगा उस दिन अपने आप इन चीजों के ऊपर रोक लग जाएगी। लेकिन
मोटे तौर पर बात यह है कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद, कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अडानी अंबानी का पूरा पैसा उसके पास में है, लेकिन वो कोई दूसरा तरीका इजाद नहीं कर पाती। मतलब ये है कि गवर्नेंस के माध्यम से, जिसे मोदी जी रेवड़ी कहते हैं, रेवड़ी बांट करके भी वोट बटोर करके चुनाव जीता जाए, इसके ऊपर भी उन्हें पूरा भरोसा नहीं होता। उसके ऊपर पूरा पैसा खर्च करते हैं, पूरा वोट उसमें इकट्ठा करने का काम वो करते हैं, लेकिन उनको भरोसा केवल और केवल पोलराइजेशन के ऊपर है, ध्रुवीकरण के ऊपर है। हमारे जैसे लोग कई बार जो है चूक जाते हैं इसे पहचानने से। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ, हमको लगा कि किसी तरीके का ध्रुवीकरण नहीं है, लेकिन बाद में साबित हुआ कि ध्रुवीकरण था। अभी जो हरियाणा के अंदर जो है, हम ये मानते थे कि भाई ध्रुवीकरण कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पर ध्रुवीकरण ने काम किया। ये वाली बात समझ में आती है। जाति ध्रुवीकरण ने काम किया, धार्मिक ध्रुवीकरण ने के अंदर काम किया, और जिस तरीके का पूरा पैटर्न है, इस सब के बावजूद भी आपको मालूम है केवल 39 और एक जो है 0.6% आगे है और एक 0.6% पीछे है। अब पूरा का पूरा आप देखिए, इलेक्शन कमीशन की आज जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने सब चीजों को उड़ा दिया, ईवीएम के मामले को भी उड़ा दिया। उसके बाद जो है 20 सीटों के अंदर जो एप्लीकेशन दी है, उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हम तो एक एक को जवाब देने का काम करेंगे। सरेआम झूठ बोलने का काम भी कर दिया कि आप जितनी मशीनें हैं उसके अंदर जो इवन बैटरी जो है जब बदली जाती है तो भी जो पोलिंग एजेंट रहता है, इलेक्शन एजेंट रहता है कैंडिडेट का, उसके दस्तखत कराए हुए हैं। अब एक भी जगह पर ये इसको प्रूव नहीं कर सकते। ऐसा है ना कि जो है वो वायलेंस अपने आप में एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यू के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है, और स्टेट जो है वो उसको बहुत ढंग से अपनाए हुए है। वो बहराइच का दंगा हुआ, मुझे किसी के मुंह से यह नहीं सुनाई पड़ा कि वहाँ शांति और सद्भाव कायम किया जाएगा। वहाँ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, या पनिश किया जाएगा या बदला लिया जाएगा, इसी तरह की बात हो रही है। अच्छा, ये जो वायलेंस का या एक तरह से जो पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन होता है, और अभी आपने देखा कनाडा से लेके अमेरिका तक एक पूरा क्रिमिनल नेटवर्क जो है पॉलिटिक्स के साथ, जिसके साथ मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने तो बाकायदा नाम दिया है कि एक बहुत सीनियर मोस्ट इंडियन ऑफिशियल ने ये कनाडा में जो काम हुआ है वो करवाया है। अच्छा, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी इन्वॉल्व है। तो पॉलिटिक्स जब वायलेंस और क्रिमिनलिटी और सारी चीज़ों को एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू बना करके और पावर को उससे जो है मतलब ग्रैब करने के लिए काम करती है, तो कुछ भी हो सकता है। अब गुजरात का मॉडल बनेगा, गुजरात में इतने परसेंट जो है वो माइनॉरिटी नहीं है जितना कि उत्तर प्रदेश में है। इसलिए गुजरात का मॉडल बनने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसके बावजूद जो है वो उत्तर प्रदेश गुजरात के रिवर्स मॉडल बन गया। उत्तर प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा गेन इंडिया अलायंस को हुआ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़ी डिफीट जो है वो एनडीए या बीजेपी या मोदी को हुई। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश अपने पोटेंशियल को ठीक से जो है खंगाले। और एक बात बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में जनता जो है वो उस तरह से जनता चाहती है, जनता जो है सांप्रदायिक सद्भाव चाहती है, जनता जो है वो विपक्ष को चुनाव जिताना चाहती है, जनता हिंसा की बजाय एक शांति और सद्भावना चाहती है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर स्टेट उसको नहीं चाहती, और स्टेट पर जिस रूलिंग पार्टी का कब्जा है वो नहीं चाहती। लेकिन जो दूसरे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके हाथ में एक तो उतनी ताकत भी नहीं होती, लेकिन फिलहाल उनका जो मोबिलाइजेशन है एक स्ट्रांग मोबिलाइजेशन है, वो चाहें तो शांति और सद्भावना के पक्ष में कर सकते हैं। जैसा कि कांवड़ यात्रा के समय समाज उठ के खड़ा हो गया था और उसने साफ कहा कि ये जो धर्म के आधार पर विभाजन हो रहा है हम नहीं होने देंगे। बहराइच हिंसा में बाकायदा जो है वो एक तरह से जो घटना हुई वो घटना दुखद है। किसी की हत्या होना, किसी की जान जाना, वो निश्चित तौर पे जो है बहुत ही दुखद है। किसी नौजवान की जान जाए जिसकी अभी शादी हुई थी, लेकिन वो नौजवान ने किस तरह से जो है अपने आप को
प्रस्तुत किया, क्या एक्टिविटीज कर रहा था। भाई हरा झंडा उतार करके भगवा झंडा उतारने में कौन सी देशभक्ति है, कौन सा राष्ट्रवाद है, या कौन सा हिंदू धर्म का जो है वो सिर ऊंचा हो जाता है। इस तरह से आप वायलेंस क्यों कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आरएसएस से इंडिया अलायंस को, राहुल गांधी इस बात को कहते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद जो पार्टीज हैं, जो जो अलायंसेज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इस बात को भूल जाती हैं कि आरएसएस से और जो कम्युनल आइडियोलॉजी है उससे सिस्टमेटिक तरीके से आपको लड़ना ही पड़ेगा, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। ये सिर्फ जो है वो पुलिस कंट्रोल का मामला नहीं है। जो पुलिस वास्तविक हिंसा के पहले दिमाग में जो हिंसा होती है, सोशल मीडिया पर जो हिंसा होती है, विचारों की जो हिंसा होती है, वो बहुत घातक है, वो बहुत बड़ी है, और उसमें सिर्फ एक तीली लगाने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद जो है वो आग फैल जाती है। तो इस तरह से जब लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, चीजें की जा रही हैं, तो समाज को मुझे लगता है कि अब वो तैयार करने के अलावा और जो है वो राज्य की शक्तियों पर कब्जा कर सको, कब्जा करो, वरना समाज को तैयार कर सको, समाज को तैयार करो, सद्भावपूर्ण माहौल बना सको, बनाओ। तो ये मुझे लगता है कि ठीक है, वो गुजरात का मॉडल बनाए, वो मध्य प्रदेश का मॉडल बनाए। मध्य प्रदेश का मॉडल गुजरात से भी पुराना है, और मध्य प्रदेश में जिस तरह की हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार और हत्या और अपराधियों को छुड़ा लेना, वो तो हाथरस वगैरह से भी कहीं ज़्यादा भयानक है, जो जितनी घटनाएं अभी सिलसिलेवार मध्य प्रदेश में सामने आई हैं। तो गुजरात में तो दूसरे पक्ष की तरफ से या माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से कोई प्रतिरोध या विरोध होता ही नहीं 2002 के बाद, लेकिन जहाँ जहाँ कुछ गुंजाइश है वहाँ जो है वो ये चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिरोध की संभावना है। उत्तर प्रदेश ने 4 जून 24 को दिखाया है, लेकिन उसको सोशल प्लेन पर, डेमोक्रेसी सामाजिक स्तर पर ले जाने की जरूरत होती है, आर्थिक स्तर पर ले जाने की जरूरत होती है। लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक ही नहीं होता। अम्बेडकर ने बार बार कहा है कि डेमोक्रेसी ब्रदरहुड है, डेमोक्रेसी सोशल बॉन्डिंग है, डेमोक्रेसी जो है फ्रेटर्निटी है। तो अगर फ्रेटर्निटी को आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो इक्वलिटी और लिबर्टी दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसलिए फ्रेटर्निटी को इस्टेब्लिश करना एक बेहद जरूरी काम है, और डेमोक्रेसी को जो है वो इसी तरह से मजबूत किया जा सकता है। मैं जो उत्तर प्रदेश में जो शक्तियां सत्ता में हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता। अभी जो है जिन 3 बड़े विद्वानों को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है, उनको जो है एक तरह से जो है वो विश्वसनीय संस्थाओं की बात की है उन्होंने। जहाँ पे विश्वसनीय संस्थाएं नहीं रहती वहाँ आर्थिक तरक्की नहीं होती। अब वो एंड हाउ नेशंस फेल, ये उनकी बड़ी मशहूर किताब भी है, उसमें 2 बड़े मशहूर लेखकों की। तो संस्थाओं का महत्व कैसे हम स्थापित करें। अगर संस्थाएं जवाब दे रही हैं, संस्थाएं पीछे हट रही हैं, तो हम समांतर संस्थाओं का कैसे निर्माण करें। ये सुप्ता आंदोलन में हमारे नेताओं ने, हमारे पुरखों ने दिखाया था कि हम जो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पैरेलल हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस हम कायम कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट की लेजिटिमेसी होती है, इंडिपेंडेंट नेशन के स्टेट की और लेजिटिमेसी होती है, लेकिन जब वो लेजिटिमेसी जो है वो खत्म होने लगे, कमजोर होने लगे, पुलिस काम न करे, न्यायपालिका काम न करे, और जो है वो जो राजनीतिक लोग हैं वो आपराधिक ढंग से जो है वो घटनाओं को देखें, वो व्यापक सामाजिक दृष्टि से न देखें, तब आपको एक समांतर संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। उसका निर्माण आपको करना पड़ता है, और उसका निर्माण अम्बेडकर ने तो धार्मिक जो है वो एक तरह से बौद्ध धर्म के मूल्यों को स्थापित करके किया था, क्योंकि उनका कहना था कि हमने रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश कर दिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, लेकिन वो कौन सी ऐसी जो है वो बाइंडिंग फोर्स है जिसके नाते लोग संविधान के रास्ते पर चलने को बाध्य होंगे। उसके लिए उन्होंने बौद्ध धर्म की आवश्यकता बताई। समाज का एक धर्म होता है, और वो धर्म अगर समाज में नहीं रहेगा, मूल्य नहीं रहेगी, नैतिकता नहीं रहेगी, तो कोई बाध्य नहीं कर सकता। जो है एक आदमी कानून तोड़ेगा, उसको आप दंड दे दोगे। अगर हजारों लोग कानून तोड़ेंगे, 10,000 लोग सड़क पर निकल करके अपराध करेंगे, तो उनको आप कैसे दंड दोगे। तो ये जो लॉ को तोड़ने का जो प्रक्रिया है वो एक बहुत अजीब स्थिति में जो है वो आ गई है, और दंगा वही चीज होती है। तो दंगों की ट्रेनिंग, दंगों की मानसिकता, और बाहर से हम संविधान की शपथ लेंगे और भीतर से उसके सारे मूल्यों के विरुद्ध विद्रोह करते रहेंगे, इसके विरुद्ध एक जनमत का निर्माण होना चाहिए।
जनमत की गुंजाइश है और वो गुंजाइश दिखी है, लेकिन उस गुंजाइश को छोड़ नहीं देना चाहिए, उसको आगे हो लेके चलना चाहिए। दंगे हुए हैं, दुखद है, लेकिन मैं बहुत जो है मुझे इस समाज में विश्वास है कि ये समाज ऐसी शक्तियों से लड़ता रहा है और समाज में हजारों साल का बहुत सारा जो है हिंसा अहिंसा का इतिहास है, लेकिन मूल चरित्र जो है इस देश में समाज दुनिया को अहिंसा का संदेश देने वाले जो बड़े नाम हुए हैं वो इसी देश में हुए हैं। इसलिए इस देश से, और ये चेगोरा ने भी कहा था, चेगोरा से लोगों ने पूछा कि आप बार बार छापामारी की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, आपको मतलब जो है कहीं कुछ ठहर के सोचते नहीं? तो एक सेकंड के लिए कुछ सेकंड के लिए वो ठहरे और उन्होंने कहा कि हमारी दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ बुद्ध और गांधी नहीं हुए, तो हम उस तरह से सोच नहीं सकते। लेकिन आप सोच सकते हैं, आप कर सकते हैं, और आप उस पोटेंशियल को आजमाइए और इतनी निराशा की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जो सही माने में इस सरकार का ये एक कॉर्पोरेट प्लस सरकार का जहां से सही विकल्प बन सकता है समाजवादी विकल्प, तो इसीलिए शायद इन्होंने 11 तारीख को भी प्रोवोक करने की कोशिश की समाजवादी पार्टी को, किसके कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में हल्ला हंगामा करेंगे तो हमको मौका मिल जाएगा कि ये तो अराजक है, ये क्या होगा कैसे होगा। वहां से अगर ये चूक गए तो अब इन्होंने बहराइच को अपने जगह चुन लिया और आप तो अपना होकर के आए हैं, तो आप अपने अनुभवों को आप साझा कीजिए, बताइए कि उसका। ये केवल समाजवादी पार्टी का ही सवाल नहीं है। समाजवादी पार्टी तो जो कुछ करेगी वो कर रही है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन खिसक रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस जमीन को कैसे प्राप्त किया जाए। वो पहले भी दंगों के माध्यम से इन्होंने जमीन बनाने का काम किया था और अब भी ये वही दोबारा से फिर उसी का एक्सपेरिमेंट करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से बहराइच के अंदर ये बहुत से तमाम वो है, मंसूरगंज है, बक्सीपुर है, हमजापुर है, बशीरगंज है और सालारगंज है, कबाड़ी टोला है या घसियारीपुर है। इसी तरीके से और भी तमाम महल्ले ले जाने वाले लोगों को के सामने कोई अड़चन थी ही नहीं। प्रशासन के लोग भी दबी जुबान में इस बात को स्वीकार करने का काम कर रहे हैं और जहां से जुलूस शुरू हुआ था मूर्ति को साथ लेकर के, वो पहले से ही वहां पर बंदूकों और कट्टों के द्वारा फायरिंग से और पटाखों के द्वारा उसको शुरू किया गया। और जब वो उन महलों के अंदर जानबूझ करके जिस तरीके के नारे लगाए गए, उकसाने का काम करने की कोशिश की गई, तो जब लोग उनके उकसावे में नहीं आए तो कुछ अति उत्साहित लड़के जिस तरीके से घरों में घुस करके तोड़फोड़ करने लगे, मोटरसाइकिल जलाने लगे और उनके सामने जो भी चीज आती गई वो उसी में ही लात मार करके गिराने का काम करते रहे। और प्रशासनिक अधिकारी जो आला अफसर साथ में चल रहे, सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रशासनिक अधिकारी और फोर्स के लोग भी दंगाइयों को नहीं रोकेंगे और दंगाइयों का बिल्ला दूसरे समुदाय के सीने पर चस्पा करने की नाकाम कोशिश करने का कार्य किया जाएगा, तो फिर हालात क्या बनेंगे इस देश के और प्रदेश के। अब ये मुख दर्शक होकर के ये समुदाय भी कब तक इन जुल्मों को सहन करता रहेगा। एक तरफा गिरफ्तारी हो रही है, दंगाई जिन्होंने दंगाई की, जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने मोटरसाइकिल जलाई, जिन्होंने मेडिकल स्टोर जलाने का काम किया, जिन्होंने दुकानें जलाने का काम किया, ये तो रिपोर्ट करें कि इस दंगे के अंदर गैर मुस्लिम की कितनी दुकानें जली। प्रशासन ये बताने के लिए तैयार नहीं है। क्या मुसलमान अपनी दुकानें खुद जलाएगा? क्या मुसलमान अपने घरों की चारपाइयां खुद तोड़ेगा? अपनी बहु बेटियों की इज्जत पर से गंभीरतम बनते जा रहे हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी चाहे इंडिया गठबंधन हो या कोई और दूसरी पार्टी हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपने साथियों से ये कहना चाहता हूं कि हालात
अगर यही बनते चले गए तो पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो खेती बीज बो करके काटना चाहती है, हम केवल इसलिए चुप्पी साधे हैं कि ये जो बीज वो नफरत के बो रहे हैं, इस खेती को मटिया मेट करने का काम हमारे जो सेकुलर हिंदू भाई हैं वो सामने आकर के इसको करने का काम करें। अन्यथा बड़ा हालात गंभीर से गंभीर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अपनी बहू बेटियों की इज्जत उजड़ते देखता रहेगा, एक तरफा गिरफ्तारी भी होती रहेगी। सबसे बड़ा प्रशासन ने एक घिनौना काम किया कि झूठ कतई 100% किसी भी अल्पसंख्यक के मकान पे से कोई पत्थर, कोई ईंटा और रोड़ा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मीडिया के सामने आकर के बयान दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि इंडिया गठबंधन के लोगों जब तक सड़क पर नहीं आएंगे, जब तक गिरफ्तारी से डरते रहेंगे, जब तक आप जो है इस सत्ता के जुल्म और जासूसी से डरते रहोगे, तब तक तुम्हारी थाली में कुछ नहीं आने वाला है। अगर आप अपनी थाली में कुछ लेना चाहते हो तो सड़क पर उतर करके इसका विरोध करना पड़ेगा। और मैं समाजवादियों से भी कहना चाहता हूं, जो तथाकथित समाजवादी आज पूरे देश के अंदर हैं, कि अगर कोई कुछ नहीं करता, तो मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी कि आपके ऊपर एक बिल्ला चस्पा है कि आप इस देश को बचाने, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। संविधान तब बचेगा जब प्रशासनिक अधिकारी संविधान को बचाने के लिए निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करेंगे। मेरी आपके चैनल से ये गुजारिश करता हूं, बाबा बुलडोजर से भी कहना चाहता हूं कि आप जिस तरीके की कार्रवाई कराने का काम कर रहे हैं, छूट देने का काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी वही बोल रहे हैं जो आपको उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। मौके पर जाएं और मौके पर जाकर के उन सारी चीजों को देखने का काम करें। अगर वाकई माइनॉरिटी के लोगों ने जुल्म और ज्यादती की तो तुम ठीक कर रहे हो उनके साथ, और अगर माइनॉरिटी के लोगों ने कोई जुल्म और ज्यादती नहीं की तो आप उनके ऊपर जुल्म कब तक करते रहोगे? ये नफरत की खेती कब तक बोते रहोगे? इसलिए मेरा बहुत साफ शब्दों में कहना है, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे मेरी अपनी पार्टी हो, हम लोगों को सड़कों पर उतर करके बाबा बुलडोजर की पॉलिसियों का विरोध करना होगा। तब जाकर के ये सांप्रदायिक दंगों में जो प्रदेश को झोंकने की कोशिश करने की कोशिश की जा रही है, ये रुकने का काम होगा। मान्यवर, हम चैनल पर बैठ करके मैं खुद मौके पर गया और मौके पर जाकर के मैंने ये 6-7 जो नाम गिनाए हैं आपको मैं फिर बताता हूँ। मंसूरगंज गया, बख्शीपुर गया, हमदापुर गया, बशीरगंज, सालारगंज, कबाड़ी टोला, घसियारीपुरा और तमाम बूथ में महसी एक तहसील पड़ती है। महसी में भी हरदी, रहता, मंसूर, राम गांव आदि गांव के अंदर जिस तरीके से बहुसंख्यक लोग, बहुसंख्यक नौजवानों में बहुसंख्यक आदमी लोग नहीं कह रहा हूं, ना मैं किसी समाज को दोषी ठहरा रहा हूं, लेकिन जो गुंडे सरकार ने पाल रखे हैं, जो पेड वर्कर हैं, आरएसएस के पेड वर्कर हैं, वही भीड़ में से निकल करके ये सारे काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब वहां पुलिस थी, कैमरों के अंदर आप देखिए कि कौन सड़क पर है, आप कैमरों को डिलीट करने का काम कर रहे हैं। जो दुकानों पर कैमरे लग रहे थे, आपने उनको उस वक्त पर डिलीट कर दिया है। वहां के लोगों का कहना है, सर्व समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस ने खुद डिलीट कराए हैं। तो ऐसे हालात में क्या बनने जा रहा है और ये प्रदेश क्या बनने की कोशिश हो रही है, इसलिए मैं ये सिर्फ मैं कहना चाहता हूं कि इस दंगे की निष्पक्ष जांच होकर के एक तरफा कार्रवाई बंद होनी चाहिए। जिन लोगों ने दंगा किया, जिन लोगों ने के साथ कहता हूं कि जो लड़का गोपाल मारा गया, सही बात है, अति उत्साहित पन में वो लड़का टीन शेड के ऊपर से कूद करके छत पर गया, झंडा नोचने का काम किया, रेलिंग गिराने का काम किया।
ये जड़ वहीं से शुरू हो जाती है। और उससे पहले जो पिस्तौल से गोलियां चल रही थी, वही गोली उस लड़के के लगी है, ये भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरी आपसे ये इल्तजा है